क्या रूस ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इस ब्लंडर की वजह से भारत फंस चुका है। भारत ने क्या अपना एक ऑब्जर्वर भेजा था जब रूस जनमत संग्रह करवा रहा था। कल रूस एक बड़ा ऐलान करने वाला है और अब आधी दुनिया भारत से सवाल कर रही है कि क्या भारत ने ऐसा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर से भी जब सीधे सीधे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को क्यों टाल दिया और वहीं जो सच निकल कर बाहर आया है वो सच बड़ा ही चौंकाने वाला है। जानेंगे रूस ने ऐसा क्या किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति पुतिन के मुंह पर भले ही पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कह दी और जिसके बाद ये देखा गया कि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को हाथों हाथ लिया। दरअसल आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने ये कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और ये जो लाइन था और ये जो बयान था, ये बयान की गूंज बहुत दूर तक सुनने को मिली। यूएन में भी इस बात को कहा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने भी कहा कि नहीं, पीएम मोदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अमेरिका ने भी कहा कि हाँ, पीएम मोदी ने जो कहा है सही कहा है। यूके ने भी कहा, यानी कि दुनिया भर में खास तौर पर जो पश्चिमी और यूरोपीय देश थे उन्होंने भारत का समर्थन किया। अब जहां तक राजनीतिक मुद्दा था, कूटनीतिक मुद्दा था, वहां भारत ने अपनी राय बिल्कुल साफ तरीके से रख दी। हाँ, ये अलग बात है कि भारत ने इसको अपने व्यापार से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा और जोड़ना हित में था भी नहीं। हमें अपनी जनता को देखना है। दुनिया भर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है और दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी होते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में हमें अपनी इकोनॉमी को बचाकर चलना है। भारत इसी सिद्धांत पर चल रहा है और ये सही भी है कि भारत ने किस तरीके से रूस के साथ अपने व्यापार को उसी तरीके से रखा है जिस तरीके से पहले हमारा चल रहा था या फिर हमने जो इधर हाल के दिनों में बढ़ाया है। इसके अलावे दो बैंकों ने रूस के साथ व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए समझौता भी किया है, डील भी फाइनल की है। कहा जा रहा है कि 15 रूसी बैंक हैं जो भारत के बैंकों से बातचीत कर रहे हैं ताकि एक सिस्टम सेटअप किया जा सके और व्यापार बिल्कुल सही तरीके से चल सके। जैसे कि भारत का यूको बैंक और एक दूसरा बैंक है यस बैंक, जिसके साथ रूसी गैज़प्रोम बैंक वगैरह और पीएससी भी ये कॉन्टेक्ट बना रहे हैं ताकि आराम से दोनों देशों के बीच व्यापार चल सके। अब यहाँ पर यूरोप और अमेरिका व्यापार नहीं कर रहे हैं। भारत के एक्सपोर्टर के पास एक मौका है कि भारत इस खाली जगह में माल कमा सकता है और भारत इस मौके को जाने नहीं देना चाहता है और कोई भी समझदार देश होगा वो जाने नहीं देना चाहेगा। अब जहाँ तक पहले डॉलर में व्यापार होता था और सब कुछ ठीक ठाक चलता था, पर जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे एक्सपोर्ट घट गया हमारा थोड़ा। और जब तक ये सिस्टम्स वगैरह तैयार नहीं होते हैं तब तक हमारा व्यापार सुगम तरीके से नहीं चलेगा। यही वजह है कि भारतीय बैंक अब एक रास्ता बना रहे हैं ताकि आराम से रूस के साथ व्यापार चले। वहीं आपने देखा होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा कि जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील हुई है हमारी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है, वो हमें मिल जा रहा है। अब भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, करीब 70% हथियार रूस के रहे हैं। तो ऐसे में कई बार स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस या कुछ नई चीजों की जरूरत होती रहती है। इसको लेकर जब सवाल किया गया और जब ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ, तब इन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है रूस से जो हमारे मिलिट्री सप्लाई आ रहे हैं उसके लिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर साहब से ये भी बोल दिया गया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि रूस से हथियार खरीदने के बजाय इजराइल और अमेरिका से खरीदे। उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म नहीं, दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम देखना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, अच्छी कैपेबिलिटी हो, और इसी टर्म पर हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमें जो हथियार ऑफर किए जा रहे हैं क्या ये हमारे राष्ट्रीय हित में
है या नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा जवाब भी दिया कि हमने तो अमेरिका से भी बहुत सारे हथियार खरीदे हैं, C-17, C-130, P-8, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हौवित्जर, हमने फ्रांस से भी खरीदे हैं, हमने रूस से भी खरीदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छोड़ दें। हमारी सुरक्षा के लिए जो जरूरी लगेगा वो हम खरीदेंगे। पर इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस खबर ने आधी दुनिया को कम से कम खड़ा कर दिया है भारत से सवाल करने के लिए। हुआ क्या? हुआ ये कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो ये हिस्सा देख रहे हैं, लगभग कहा जा रहा है 15 से 18% का हिस्सा है जिसे रूसी सेना ने कब्जा लिया है। और रूसी सेना के कब्जा के बाद यहाँ पर पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया है, वोटिंग दिलवाई है और इस वोटिंग प्रक्रिया में खास तौर पर ये जो 4 रीजन देख रहे हैं आप, कहा जा रहा है कि इसमें 90% से ज्यादा, कहीं पर 93, कहीं पर 98%, कहीं पर 94%, इस अंदाज से इन चारों जगहों पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि हम रूस की तरफ शामिल होना चाहते हैं। और इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये ऐलान भी करने वाले हैं कि देखो ये सारे इलाके आज से हमारे हुए, रूस में ये वापस शामिल हो गए। पर यहाँ रूस की तरफ से एक खबर इस तरीके से दिया गया जिसको ये माना गया कि भारत का क्या कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर गया था, यानी कि ये लोग जो करवा रहे हैं जनमत संग्रह, इस जनमत संग्रह को देखने के लिए भारत से कोई प्रतिनिधि पहुंचा था। ये रूसी मीडिया ने दावा कर दिया कि भारत का एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद था। वैसे आपको बता दें, इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि रूस जो ये जनमत संग्रह करवा रहा है, इस जनमत संग्रह के बारे में आपका कुछ कहना है? रूस गलत कर रहा है या क्या रूस सही कर रहा है? जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, कि अभी इंतजार करना होगा, आपको वेट और वॉच करना होगा, देखना होगा कि आगे चीजें क्या निकल कर आती है। अब इनके बीच में ये खबर जब आ जाती है कि यहाँ पर भारत का एक अधिकारी था तो बवाल मचता है। रसिया टुडे टीवी चैनल पर प्रसारित किए गए रूसी आधिकारिक संदेश में कहा गया कि इस जनमत संग्रह के दौरान भारत, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, सीरिया, टोगो, स्पेन, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, सर्बिया, आयरलैंड, लातविया के प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और किसके बारे में ये कह रहा है? ये कह रहा है इनके बारे में जिनका नाम है पूर्णिमा आनंद। अब जब खंगाला गया कि कौन है ये, तो दरअसल पता चला कि ये ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम नाम की एक एनजीओ की अध्यक्ष है और इसे भारत सरकार ने नहीं भेजा था और न ही ये भारत सरकार की प्रतिनिधि है। द हिंदू की रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि भारत सरकार ने किसी प्रतिभागी, किसी प्रतिनिधि, किसी पर्यवेक्षक को नहीं भेजा और न ही भारत सरकार की कोई इस तरीके की एनजीओ है। और हाँ, अब इस चीज को भारत ने साफ कर दिया है, पर इससे पहले ये कंट्रोवर्सी में बदल रही थी और पश्चिमी दुनिया सवाल कर रही थी। वैसे क्या आप मानते हैं भारत की नीति बिल्कुल सही है कि कूटनीति अपनी जगह है और इकोनॉमी अपनी जगह है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।